किताबों के पन्नों में दबी महाभारत एक ऐसे भीषण युद्ध की दास्तान है जिसमें अपनों ने ही अपनों के खिलाफ हथियार उठाए हैं। मैं तुम जैसा भगोड़ा योद्धा नहीं हूँ। महाभारत की इस कहानी में खून के रिश्तों से जुड़े किरदार सत्य के लिए लड़ते तो कहीं सत्ता के लिए जीते और मरते नजर आते हैं। सत्ता की बिसात पर रिश्तों के धागों से बुनी हुई महाभारत की ये कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है, जिसमें सत्ता के लिए जंग और रिश्तों का मार्मिक अंत दर्ज है। कायर हो, कायर मैं नहीं, तुम हो तुम। कहते हैं महाभारत की ये जंग हस्तिनापुर में लड़ी गई थी, जो आज के हरियाणा में मौजूद है, और हरियाणा से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में लड़ी जा रही है आज की महाभारत। यूं तो बिहार की इस महाभारत के किरदार अलग हैं, इस जंग का स्वरूप भी अलग है, लेकिन सत्ता की इस जंग में वो लोग ही एक दूसरे के खिलाफ सीना ताने खड़े हैं जो महज 1 महीने पहले एक थे। नीतीश कुमार के साथ हमने धोखा दिया कि नीतीश कुमार ने हमको धोखा दिया, ये बात तो जनता आपको बनाकर नीतीश कुमार ने किसको धोखा दिया? धोखा तो उन्होंने हमें दिया। ये वो लोग हैं जो एक ही मंच से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन बदले हालात में जीतन मांझी और नीतीश कुमार बिहार की इस महाभारत में आमने सामने खड़े हैं, और इनसे अलग बीजेपी भी ठोक रही है अपनी ताल। बिहार के अंदर राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। इस राजनीतिक संकट के लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेवार है तो वह है नीतीश कुमार जी। बिहार में सत्ता का ये संग्राम यूं तो मांझी और नीतीश कुमार के बीच छिड़ा है, लेकिन इस जंग में पर्दे के पीछे से उस बीजेपी ने भी अपनी चालें चली हैं, जो करीब 1.5 साल पहले तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ थी। कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। बिहार की इस महाभारत में बीजेपी जहां मांझी को अभिमन्यु और जेडीयू को कौरव करार दे रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को इस महाभारत का भीष्म पितामह बता रही हैं। द्रौपदी का चिरण हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मांझी और नीतीश कुमार के बीच सत्ता की ये महाभारत छिड़ी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे राजनीतिक ड्रामे में बीजेपी कहां और क्यों थी खड़ी। साथ ही आपको जीतन राम मांझी की उस दुनिया में भी ले चलेंगे जहां आज भी लोग खाते हैं चूहे, और जहां से मांझी की नाव थी चली। आप लोग यही सोचते हो कि जीतन मांझी दलित परिवार का आया है, कमजोर है, जो कोई इसको जो कह देगा वही करेगा। यही तो मिसकंसेप्शन नीतीश कुमार जी में शायद हुआ कि जीतन मांझी को यही समझते होते हैं कि जो हम कहेंगे जीतन मांझी वही करेगा। 14 दिनों से चल रहा जीतन राम मांझी का संघर्ष महज 20 मिनट में ही खत्म हो गया। शुक्रवार को सुबह 10:10 पर मांझी राजभवन पहुंचे और 10:20 पर उन्होंने अपना इस्तीफा बिहार के राज्यपाल को सौंप दिया, और इसी के साथ बिहार में छिड़ी सत्ता की इस महाभारत का पटाक्षेप भी हो गया। लेकिन जाते जाते भी मांझी ने नीतीश कुमार पर आरोपों की बौछार कर दी। महाभारत में भीष्म पितामह कुल पितामह थे, और द्रौपदी का चीर हरण होते हुए देख रहे थे, तो सबसे बड़ा पाप तो उन्होंने किया और जिसके चलते महाभारत हुआ। उसी प्रकार से यहाँ जीतन मांझी का मखौल उड़ाया जा रहा था, जीतन मांझी को गालियां दी जा रही थी, पागल हो रहा है, जीतन मांझी को मार देंगे, जीतन मांझी को, और क्या क्या बात है। अगर सही गरीबों के प्रति उनमें होती थोड़ी भी संवेदना तो उठ करके खड़ा होते कि तुम लोग जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। दल ने किसी व्यक्ति को सम्मान दिया और वो व्यक्ति दल के साथ ये व्यवहार करे। बार बार सहयोगी दलों ने भी समझाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के गेम प्लान को समझिए, अपनी जुबान पर लगाम रखिए। हम लोगों के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमने पहले भी कहा था, सरकार हमने दे दिया, वो चाहते थे कि सारा पॉलिटिकल जो हम लोगों का काम है
यह भी समाप्त हो जाए। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में माहौल बेहद गर्म था। इस दिन राज्यपाल विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले थे। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना था। उन्हें बीजेपी ने समर्थन देने का ऐलान भी किया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन जिन जीतन राम मांझी ने विधानसभा का सत्र बुलाया था वही मैदान छोड़कर निकल गए। ये भी लगा कि गुप्त मतदान नहीं कराएंगे तो हमारे विधायकों को एक तरह से जान से मारने, तंग तबाह करने के साथ साथ उनकी सदस्यता समाप्त करने के संबंध में भी थ्रेटनिंग दिया जाता रहा। तो हम इन सब बातों को देखते हुए अनुरोध किया आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी को कि ये परिस्थितियां हैं, इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस्तीफा दे दें। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्री नंद किशोर यादव जी, उन्होंने तो मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि बहुमत का जुगाड़ उन्हें नहीं करना था, मांझी जी को जुगाड़। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार बनाना चाहते थे, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, संवैधानिक व्यवस्था से नहीं। बिहार के इस महाभारत में एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अपने समर्थकों के साथ खड़े थे और मांझी को पीछे से बैक कर रही थी बीजेपी। आखिर क्या वजह थी कि जेडीयू में मच गया ऐसा घमासान और बीजेपी ने भी मौका देखकर तान दी थी अपनी कमान? ये भी बताएंगे हम आपको आगे, लेकिन उससे पहले देखिए मांझी पर ये महाभारत। कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस, इनका दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया। श्री जीतन राम मांझी के गद्दारी के किस्से समाप्त हो गए। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया किसने? और अगर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो फिर उसे हटाया क्यों? इस बात का जवाब तो नीतीश कुमार को देना होगा। ये जो कास्ट की बात की जा रही है, समाज में अनेक प्रकार के विभेद पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तो हम बिहार के तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि भाजपा के चक्कर में मत पड़िएगा। ये सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को मिली हार के बाद जीतन राम मांझी की किस्मत का सितारा चमक उठा था। नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। साथ ही अपने बेहद करीबी और विश्वस्त रहे जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जीतन राम मांझी मई 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे और यही वजह थी कि विपक्षी दल ही नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी जेडीयू में भी उनके खिलाफ विरोध की तलवारें खिंचती रही। नीतीश कुमार ने बहुत विकास का काम किए, लेकिन करप्शन दूर नहीं हुआ। वो खुद मिनिस्ट्री में थे तो उनकी जिम्मेदारी बराबर की है। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरफ्त भक्ति से जीतन मांझी नहीं डरता। मुख्यमंत्री उसको बना गया जो गलती हुआ हम लोग से, वो लायक क्यों नहीं? जब से वो बना है और कौन बयान अच्छा है? इसको बयान से जनता पर कोई असर पड़ने का नहीं। जनता बुझ रहा है कि खुद पागल मुख्यमंत्री है, इसको जल्दी हटा दें। मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही मांझी ने सत्ता पर पकड़ मजबूत कर ली, जिससे नीतीश समर्थक तमाम मंत्री मांझी के खिलाफ खड़े हो गए। बदले हालात में जब नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए तो जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देने के बजाय नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और फिर शुरू हुआ बिहार में चुनाव से पहले ये पूरा सियासी ड्रामा। लेकिन मांझी और नीतीश के बीच आर पार की जंग 14 दिन पहले उस वक्त छिड़ी
जब जेडीयू ने मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया, वहीं मांझी ने भी अपना दांव खेला। दिल्ली में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने खुलेआम अपनी पार्टी जेडीयू से ही बगावत का ऐलान कर दिया था। अंतिम प्रक्रिया चल रही थी तो जब गए शरद यादव जी कि आपको प्रपोज करना है नीतीश जी का नाम, तो हम कहा क्यों प्रपोज करेंगे, सो हमको बताइए। आप कह रहे हैं, एक तो ठीक है ऑथोरिटी आप कह रहे हैं, नीतीश जी को हमसे कहने में क्या बात है। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और अलगे डेट तय कर दिया। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। जेडीयू ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बर्खास्त करने की मांग की, तो मांझी भी 20 फरवरी को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने पर अड़ गए। जेडीयू ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर मांझी ने ये राजनीतिक संकट खड़ा किया है और आखिरकार बीजेपी के समर्थन के बावजूद मांझी ने सदन में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही मैदान छोड़ दिया। ये बातें आई कि जीतन मांझी रबर स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है हमारा जो स्वाभिमान था वो जागा, और जागा तो हम कोशिश किया है, कोई काम आगे नहीं बहुत बढ़ाया है, और कोशिश जब करने लगे तो माननीय नीतीश कुमार जी के जो अगल बगल के लोग हैं, जो सदा पैसा की राजनीति किया, पैसा कमाने वालों को लगा हमारा स्रोत कम जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए उन लोग अपना सारी शक्ति लगा दी माननीय नीतीश कुमार जी को प्रबोधन देने में, उनको बरगलाने में। अगर कोई यह आरोप लगाता है कि हम लोग सरकारी काम में दखल देते थे, तो ये धरती का सबसे बड़ा झूठ होगा। हमने आज तक कभी किसी काम में दखल नहीं दिया, मेरी आदत नहीं है। जिस काम को छोड़ दिया और उसमें हम ताक झांक करें, अब जिसको जो मर्जी, भाई दल ने किसी व्यक्ति को सम्मान दिया और वो व्यक्ति दल के साथ ये व्यवहार करे, बार बार सहयोगी दलों ने भी समझाया। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले जीतन मांझी आखिर कैसे बन गए उनके ही सबसे बड़े विरोधी। मांझी की ये दास्तान भी हम सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कहानी उस मुसहर समाज की जिससे जुड़े हुए हैं जीतन राम मांझी। बिहार के मगध इलाके में ये मुसहरों की एक बस्ती है। जाहिर है मुसहर समुदाय आज भी अभिशप्त जिंदगी जीने को मजबूर है। कुछ गज जमीन पर बने जर्जर मकान और गंदगी के बीच सांस लेती जिंदगी दशकों से मुसहर समुदाय का नसीब रही है। सितुहा, घोंघा और चूहे पकड़कर जिंदगी की नैया खेते खेते थक हार चुका मुसहर समुदाय आज भी समाज के हाशिए पर खड़ा है। खास बात यह है कि मुसहरों की जिंदगी की बात सुअर, शराब और ताड़ी के बिना अधूरी ही रहती है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें इनकी जिंदगी में खास अहमियत रखते हैं। गंदगी में रहने और पलने वाले ये सुअर ही मुसहर समुदाय के लिए विपत्ति के वक्त सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बनते हैं। खेतों में मजदूरी करके पेट पालने वाले मुसहर समुदाय के लिए चूहे भी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा रहे हैं, और यही वजह है कि चूहों को पकड़ने और उनके बिलों से अनाज निकालने में मुसहरों को महारत हासिल है। मुसहरों के ऐसे ही परिवारों में से एक परिवार बिहार के महकार गांव में रामजीत राम मांझी का भी था। हमारे ग्रैंडफादर भी मजदूर थे और स्वाभाविक है कि फादर का जो बच्चा होता है वो भी मजदूर बना, तो मेरे पिताजी स्वर्गीय रामजीत राम मांझी भी एक मजदूर थे।
लेकिन वो दो कला में उस समय निपुण माने जाते थे। एक कला थी उनके पास ओझाई का, वो अपना इधर उधर करते थे, देखते थे। और दूसरी कला उनका था नाच का। नाच में जो नेटुआ का नाच हुआ करता है वो नाचते थे। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि बिहार के छोटे से गांव से राजधानी पटना के इस मुख्यमंत्री निवास तक जीतन राम मांझी ने कामयाबी की एक लंबी छलांग लगाई है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के लिए उन्हें जिंदगी में कई बार कड़े इम्तिहान भी देने पड़े हैं। गया जिले के इस महकार गांव में जीतन राम मांझी का यह मकान आज दूर से देखने पर ही नजर आ जाता है। लेकिन 67 बरस पहले उनके इस पुश्तैनी घर की तस्वीर ऐसी नहीं थी। इस 2 मंजिला मकान की जगह तब घास फूस के छप्पर वाली मिट्टी की एक कोठरी बनी थी, जिसमें मांझी का पूरा बचपन गुजरा था। मांझी बताते हैं कि जिस जमीन मालिक के यहां उनके पिता मजदूरी किया करते थे, उन्हीं के कहने पर वो महकार गांव में बस गए थे। लेकिन जब वो 7 साल के हुए तो मुसहर समुदाय की परंपरा के मुताबिक उन्हें भी अपने पिता की तरह ही जमीन मालिक के यहां बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। हमारा ऑफर आ गया जिस मालिक के यहाँ पिताजी कमाते थे उनके यहाँ से, कि भगत भगत कहते थे, ये भगत से तुम करवे करते हो, जितना है वहां जानवर उमर को देखेगा, खाएगा पिएगा, अपना ही करो। तो पिताजी को लगा कि भाई तो ठीक है, 7 वर्ष का है, अब वहां रह सकता है। तो हम वहां चले गए। वहां काम करना हमने शुरू किया। काम मेरा था कि उनको करीब करीब 16 या 17 बैल, 1-2 भैंस और 2-3 गाय, इतना उनके पास पशुधन थे। उस सबको खाना खिलाने का काम हमसे प्रारंभ शुरू किया गया। वक्त का पहिया अपनी पूरी रफ्तार से घूम रहा था। 7 साल के जीतन राम मांझी जब 11 बरस के हो गए तो उनके पिता रामजीत राम मांझी को उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल आया। इस बारे में जब रामजीत मांझी ने अपने जमीन मालिक से बात की तो उन्हें बदले में दुत्कार ही मिली। लेकिन जब रामजीत राम मांझी ने बेटे की पढ़ाई की खातिर गांव तक छोड़ने की धमकी दी तो आखिरकार जमीन मालिक को भी झुकना पड़ा। और फिर सामने आया जीतन राम मांझी की पढ़ाई का एक फॉर्मूला। सब कोई एकदम गुस्सा में आ गया कि पढ़ा के अपने बेटवा के का कलेक्टर बने हुए हैं, से पढ़ावे के का जरूरत है। अरे है। तब पिताजी भी उसमें होते होते दिमाग में उनको बात बलबली थी कि हम बेटा को पढ़ावें। ये बात उन लोगों को थोड़ा सेटबैक किया लिया कि एक विश्वासी मजदूर हमारा चल जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला निकाला कि हमारा बच्चा को पढ़ाने के लिए मास्टर एवे करता है, अरे जितना काम धाम कर करके 5, 6, 7 बजे के बाद उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो पढ़। विपरीत हालात के बीच जीतन राम मांझी ने जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का सामना किया है। मांझी के संघर्ष की ये दास्तान खेतों में बंधुआ मजदूरी के चक्रव्यूह से निकलकर गांव के इन खस्ता हाल स्कूलों की खाक छानते हुए गया के इस डिग्री कॉलेज तक जा पहुंचती है। मांझी ने गया के इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। जीतन राम मांझी का यह भी कहना है कि पढ़ाई के दौरान उन्हें सरकार से 25 रुपए महीने की जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसे खुद पर खर्च करने की बजाय वो ये पैसा अपने पिता को भेज दिया करते थे और अपना खर्च चलाने के लिए उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट को ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक आशा चरण नाम की लड़की थी, वो कौन केसरवानी थे, उनकी बेटी थी, वो नहीं LRDC थे, BN चरण या क्या, उन्हीं की बेटी थी। तो वो बहुत हमसे इस ईयर से बहुत अट्रैक्ट हुई और
हमसे वही कही हो कि से हमारे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम मिले उनसे, तो कहें कि बेटा ऐसी चीज है कि तुम अपना नोट लिखते हो, नोट तुम आशा को दिया करना और इसके एवज में हम तुमको 10-20-50 रुपया दिया करेंगे। अब जो कहिए, लड़की के प्रति आकर्षण या पैसा के प्रति आकर्षण, हम पूरा मेहनत किया और जो फर्स्ट कॉपी होता था हम आशा को दे देते थे। यही मेरी पढ़ाई का सिलसिला चला। कॉलेज के दौर में जीतन राम मांझी का ज्यादातर वक्त तो पढ़ने और पढ़ाने में गुजरता रहा, लेकिन इसी दौरान उनके जहन में राजनीति के बीज भी पड़ चुके थे। जिन दिनों गया के इस कॉलेज में दूसरे लड़के कलेक्टर और जज बनने की ख्वाहिश लिए घूम रहे थे, उस वक्त जीतन राम मांझी के जहन में नेतागिरी के ख्याल पुलाव पका रहे थे। हालांकि उस वक्त भी उनके परिवार के आर्थिक हालात बेहद खराब थे। यही वजह थी कि जीतन राम मांझी को अपने छोटे भाई की नौकरी लगने का इंतजार था, ताकि माँ बाप की जिम्मेदारी से मुक्त होकर वो खुले दिल से राजनीति के मैदान में उतर सकें। स्कूल में जो स्थिति थी कि हम बड़ी तेज थे, भोकल थे, तो हो गया था कि वो भैया का लड़का है जो बड़ा तेज तरार है। तो लोग जब चुनाव में जाते थे तो हमको बैठा लेते थे अपने गाड़ी पर और हर हरजन टोली में जाके यही कहते थे कि देखो ये जीतन मांझी है, भैया का लड़का है, मजदूर का लड़का है, ये पढ़ता है, इसको लोग देते हैं, तो स्टाइपेंड सरकार देती है, तुम लोग भी वोट दो कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो तुम लोगों को और काम होगा। हम भी यही कहते थे कि हाँ भाई यही चीज है। होते होते 1-2 इलेक्शन बीता, उसके बाद हमारे मन में जर्मिनेशन आया कि भाई हम जब दूसरे के लिए वोट मांग सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों वोट नहीं मांग सकते हैं। ये 1968 की बात है, जब जीतन राम मांझी की जिंदगी ने एक बार फिर उस वक्त यू टर्न मारा, जब बिहार में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। खेतों में मजदूरी करके पेट पालने वाले जीतन राम मांझी के पिता को जब अकाल के चलते मजदूरी मिलनी बंद हो गई, तो मजबूरी में जीतन राम मांझी को अपने ख्वाब से समझौता करना पड़ा और राजनीति में जाने के ख्याल को दिल से निकालकर मांझी ने क्लर्क की एक मामूली सी नौकरी से समझौता कर लिया। हम अपने को संभाल के पिताजी को कहा, पिताजी घबराइए मत, आपकी इच्छा जो है वही होगी, हम देखते हैं नौकरी कहीं। नेक्स्ट डे हम वही गया है। अब गया में देखा कि वेलफेयर हॉस्टल में रहते थे, सब फार्म भर रहा है। तो फार्म भर रहा है तो हुआ कि टीएस क्लर्क पीएनटी में निकला है उसका। 33 लड़का भरे थे, उसमें 2 ही लड़का का हुआ, जिसमें मेरे जीतन मांझी का हुआ, एक और कोई रामस्वरूप मुछ वाला था उसको हुआ। दोनों पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में 42वां दिन मुझे नौकरी मिल गई। हम बहुत खुश हुए मन मन कि चलिए पिताजी का एक ऋण छूटा। अब वही काम 1967 के जुलाई महीना से हम पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया। 13 वर्ष तक नौकरी किया। चूंकि ये बात नहीं चलती थी कि राजनीति में रहेंगे, इसी बीच में भगवान ने मुझे साथ दिया कि हम चाहते थे कि मेरा भाई एक नौकर भी हो जाए किसी का, जो माँ बाप को देखेगा। वो 76 में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो गया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ की नौकरी 13 साल तक करने के बाद एक दिन अचानक जीतन राम मांझी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल कॉलेज के दिनों से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय जीतन राम मांझी को 1980 में विधायक का टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त पर जीतन राम मांझी का टिकट कट गया। लेकिन फिर भी किस्मत जीतन राम मांझी पर मेहरबान थी। जीतन राम मांझी के मुताबिक उस वक्त उनका टिकट कांग्रेस नेता राम स्वरूप के कहने पर काट दिया गया था, लेकिन बिहार में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जगन्नाथ मिश्र ने उनके लिए राजनीति की राह खोल दी थी। राजेंद्र प्रसाद रोड में 32 नंबर में हम बैठ गए कि जगन्नाथ मिश्र आएंगे तो उनको वो बात हम याद खाली दिलाएंगे। कहीं क्या जीतन, क्या हालचाल? हम के हालचाल तो आप ही के हाथ में है। हम सुना कि हमारा टिकट कट गया, तो सिर्फ इसलिए यही कहने के लिए आए थे सर कि हमको बहुत भरोसा था आप पर। जब ताल कटोरा स्टेडियम में आपने मेरा नाम लिखा था तो हमको लगा कि एक राष्ट्रीय आदमी हमारे पास, हमको जानते हैं और हमारे समाज से कोई है नहीं। तो हम नौकरी करते थे, उसको रिजाइन कर दिया और करके यहाँ आए। तो 1 मिनट सोच के कहें कि सचमुच में तुम नौकरी में था? जी हाँ सर नौकरी में, तो रिजाइन कर दिया? तो जी हाँ सर, हम तो बाहर हैं, जो भीतर हैं, जो कहते हैं वही है। इतना कहने के बाद कहने अच्छा ठीक है जाओ। फिर नेक्स्ट 4 बजे वही आदमी प्रोफेसर अमरूद सिंह, पहले कहे थे कि टिकट कट गया, वही आदमी कहें कि जीतन से चलो तुमको बधाई है, साले ने हमारा टिकट तो नहीं दिया, मुफस्सिर से दे दिया साला उसको, चोरा को, अवधेश सिंह को, लेकिन तुमको टिकट मिल गया है।
जीतन राम मांझी ने 1980 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था। गया जिले की फतेहपुर विधानसभा सीट से मांझी ये चुनाव जीत भी गए और 3 साल बाद चंद्रशेखर सिंह की सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। 90 के दशक में बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्र एक के बाद एक बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद जीतन राम मांझी का कांग्रेस सरकार से मंत्री पद 7 सालों तक सलामत ही रहा। जीतन राम मांझी ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़ दी जब 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया गया था। कांग्रेस से निकलकर वो लालू प्रसाद यादव के जनता दल में शामिल हो गए और साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया था, तब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। 6 बार चुनाव जीते हैं, ये बहुत अवलंब था कि हम जनता का काम करते हैं, इसलिए हमको लोग विपरीत परिस्थिति में भी वोट हमको दिया। विपरीत परिस्थिति क्या कि जब हम फतेहपुर में जमने लगे तो हमको दे दी 12 चट्टी लोग। हम 12 चट्टी में जमने लगे तो लालू यादव के दिन बोध गया से फिर जीते, उसके बाद फिर हम 12 चट्टी गए। अब सोचे कि इसको अपना टाउन बनावे तो नीतीश कुमार हमको मखदूमपुर लाके खड़ा कर दें, तो लेकिन जीतते गए। तो ये जो बाहर जा करके भी जीतते गए तो ये बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया कि चलिए इसका मतलब है कि लोग समझता है कि जीतन मांझी ठीक है, काम करने वाला है। बस यही मेरे लिए सुकून की बात थी। मंत्री और संतरी की कोई बात नहीं थी, न मुख्यमंत्री की बात थी। तो ये बन गए तो इत्तेफाक। अपने पूरे राजनीतिक करियर में हमेशा जीते हुए घोड़े पर सवार होने वाले जीतन राम मांझी को कभी नीतीश कुमार ने ही मंत्री पद से हटा भी दिया था। 2005 में जब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब 12 चट्टी से विधायक बने जीतन राम मांझी को भी उनकी सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन फर्जी डिग्री घोटाले में नाम होने के कारण मांझी को शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्री पद से हटा दिया गया था। मेरे ध्यान में ये बात नहीं थी और बाद में हमने पता लगाया तो उन पर कुछ मामले चल रहे हैं विजिलेंस में, तो हमने उनको बुलाया और बुला करके बताया, तो उन्होंने भी बताया उनका अपना उसके बारे में कुछ कहना था। और मेरे सामने ही रात में 11 बजे के बाद उन्होंने, उसी समय वो आए, संपर्क में आए तो तत्काल मेरे पास आए और मेरे सामने ही उन्होंने अपना त्यागपत्र लिख करके दे दिया। दरअसल 1999 में बिहार में बीएड डिग्री घोटाला लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सामने आया था। उस वक्त जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो इन आरोपों से बरी हो गए और साल 2010 में मखदूमपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर नीतीश कुमार की सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनाए गए थे। हमारा मुसहर भाई जो चूहा खाता है, उसके अलावा भी लोग जो चूहा खाता है, अन्य लोगों के स्वास्थ्य से हमारे मुसहर भाई का स्वास्थ्य कहीं कम नहीं। जीतन राम मांझी जब नीतीश सरकार में मंत्री थे तो वो उन दिनों भी विवादित बयान दिया करते थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे उन्होंने विवादित बयानों की छड़ी सी लगा दी थी। शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए और यदि हम एक हो गए तो हमारी जनसंख्या 22% की हो जाएगी। अब 22% जो वोट मिला बिहार में सरकार उसी की बनेगी, किसी हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया। आज दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं वे लोग सब विदेशी हैं। दरअसल मांझी भी ये बात खूब समझ रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें बेहद कम वक्त के लिए मिली है, लेकिन साथ ही उन्हें बिहार में पिछड़े और दलित वोट की बड़ी ताकत का एहसास भी था। यही वजह है कि नीतीश कुमार के रबर स्टैंप मुख्यमंत्री का दाग धोने के लिए मांझी ने राजनीति की बिसात पर तेजी से अपनी चालें चली। समाज को जो मैसेज हम देना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि हमारा हाथ लोग बांध दिया है, हमको मुख्यमंत्री के रूप में रबर स्टैंप बना दिया है, 1 महीना मौका मिला,
15 दिन मौका मिला तो तुम्हारे लिए ये सब काम किया। अगर 3 महीना और मौका मिल जाता तो बिहार के हर तबके के लोगों के लिए जो भी ग्रीवांश था हम अपने सीमित संसाधन से उसको हम ठीक कर देते। तो इसलिए हम कहते हैं हम अपने काम में खुश हैं और हम इसको अपनी जीत मानते हैं, मोरल जीत मानते हैं और इसका फैसला आगे हमारी जनता करेगी। बिहार में अगले साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने तय हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने मांझी को मुख्यमंत्री भी बनाया था। लेकिन जीतन राम मांझी की बगावत ने जहां बीजेपी को एक नया चुनावी हथियार थमा दिया है, वहीं नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू को एक बड़ा राजनीतिक घाव भी दे दिया है। ये बात खुद नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। इसीलिए जनता से अपने इस्तीफे को लेकर वो अब माफी भी मांग रहे हैं। पहले भी तय किया था, ना तो हम इस सरकार में मांझी जी की सरकार में शामिल होंगे, ना हम अपनी कोई सरकार बनाने की चाहत रखते थे। हमने तो केवल ये निर्णय लिया था कि एक महादलित समाज के व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को जिस प्रकार से जदयू आरजेडी ने अपमानित किया है, कांग्रेस ने अपमानित किया है, हम उस महादलित मुख्यमंत्री के साथ अपने को खड़ा रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर कायम रही। ये जो कास्ट की बात की जा रही है, समाज में अनेक प्रकार के विभेद पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तो हम बिहार के तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि भाजपा के चक्कर में मत पड़िएगा। ये सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्ड खेल सकते हैं, इनके बहकावे में नहीं आना है। बिहार आगे बढ़ा है, इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी का मास्टर स्ट्रोक खेला था। लेकिन नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक खुद उन्हीं पर उल्टा भारी पड़ गया है। ठोकर खाते खाते मुख्यमंत्री बनने का दावा करने वाले जीतन राम मांझी का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि वो हमेशा जीत के साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब जीतन राम मांझी के हिस्से में आई है हार।